हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की डेट है 2 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की ओर। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है भारत में अंतर राज्य जल विवाद के बारे में। यानी कि भारत में जो रिवर्स होती है उनके मध्य अलग अलग जो राज्य होते हैं उनको लेकर विवाद चलता रहता है। यानी कि जो अलग अलग राज्य है जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये जो राज्य हैं इनमें रिवर को लेके विवाद चलता रहता है। अब ये विवाद क्यों रहता है, क्या कारण है, क्या समाधान है इसके, क्या कानूनी एंगल है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में अभी ये चर्चा में क्यों आया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद है, ये अभी चर्चा में क्यों आया, क्या ऐसा कारण हुआ है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया है। सबसे पहले बात करें कारण की कि ये चर्चा में क्यों आया है। तो अभी क्या हुआ है, एक राज्य हमारा पंजाब, दूसरा है हमारा हरियाणा। एक राज्य कौन सा है, पंजाब है, दूसरा राज्य कौन सा है, हरियाणा। इन दोनों में क्या हुआ है, इन दोनों के मध्य विवाद हो गया है। विवाद क्या हुआ है, विवाद ये हुआ है कि रिवर, कौन कौन सी रिवर है, जैसे कि एक है सतलज। ये रिवर कहां पर है, पहले रिवर के नाम आप पता करो, ठीक है। एक है सतलज, दूसरी कौन सी है, दूसरी है रावी, और तीसरी कौन सी है, व्यास यानी कि ब्यास। ये जो तीन रिवर है इनको लेके विवाद चल रहा है। विवाद किन के मध्य चल रहा है, पंजाब और हरियाणा के मध्य। अभी क्या हुआ है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, एक बोर्ड है जिसका नाम क्या है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नाम याद रखना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और बोर्ड बीबीएमबी। ये बीबीएमबी कहीं भी लिखा है इसका मतलब है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो अभी क्या हुआ है, ये जो भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड है ना, इसने क्या किया है, इसने किया है कि जो पंजाब से जो रिवर आती है, कौन कौन सी है, व्यास है, सतलज है, रावी है, यहाँ का जो पानी है वो हरियाणा को कम दिया जाएगा। आपको विवाद समझ में आया। अभी क्या हुआ है, भाखड़ा ब्यास ये जो प्रबंधन बोर्ड है इसने क्या किया है, इसने हरियाणा को जो पानी जाता है, हरियाणा को पानी कहां से जाता है, ये पंजाब से जाता है क्योंकि सतलज रिवर पंजाब से आती है, व्यास रिवर है वो भी पंजाब से आती है, रावी रिवर है वो भी पंजाब से आती है। इन तीनों का जो पानी हरियाणा को दिया जाना था उसको लेके विवाद हो गया है कि इस बोर्ड ने कहा है कि उसको पानी कम दिया जाएगा। ये तो है विवाद का कारण। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है कि ये जो विवाद है इसकी वजह से अभी चर्चा में आया है। आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड का नाम है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। इसने ये क्या काम करता है, ये काम करता था हरियाणा को कितना पानी मिलेगा, पंजाब को कितना पानी मिलेगा, ये सारा डिसाइड इस बोर्ड के द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी इस बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हरियाणा को जो पानी है वो कम मिलेगा, हरियाणा को जितना पानी मिलना चाहिए था उससे कम पानी मिलेगा, इसके कारण विवाद हो गया है। अब आपको ये डेटा याद नहीं रखना है कि हरियाणा को कितना पानी मिलना चाहिए था, कितना क्यूबिक मीटर हरियाणा को पानी मिलना है, कितना क्यूबिक मीटर है वो पंजाब को पानी मिलना है। ये डेटा आपके काम की चीज नहीं, आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि विवाद क्यों है। यहाँ पे देखो, हाल ही में पंजाब के राजनीतिक दलों ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा जो हरियाणा को पानी दिया जाता है उसका विरोध किया है कि इसको पानी कम दिया जाना चाहिए, इसके कारण है ये चर्चा में आया है। अब ये कारण तो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की कि ये स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी, विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं हम, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1966 1966 में क्या हुआ था कि पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। पंजाब का पुनर्गठन हुआ था यानी कि पंजाब से हरियाणा है वो अलग राज्य बना था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है। इसी के तहत 1966 में पंजाब से अलग राज्य बनता है जिसका नाम दिया गया हरियाणा। पंजाब से एक अलग राज्य बना, नाम उसका क्या दिया गया, हरियाणा नाम दिया गया। अब ये जो नया राज्य बना, जैसे कि ये मान लो एग्जांपल के लिए दो राज्य है, ये मान लो दो राज्य है, ये ऊपर वाला राज्य है, ये नीचे वाला राज्य। अब ये ऊपर वाले राज्य से पानी नीचे वाले राज्य में आ रहा है,
ठीक है। तो सब इनका बंटवारा हो गया। जैसे आप मान लो 2 खेत है, ये 2 खेत है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये एक भाई का खेत है, दूसरे भाई का खेत है। अब यहाँ से रास्ता जा रहा है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ आना है तो इस रास्ते का यूज करके आएगा। लेकिन अब ये बोल दे भाई ये तो हमारा खेत है, तो ये बंदा इस खेत में आएगा कैसे, इसके पास रास्ता ही नहीं होगा। तो सेम होता 2 राज्यों के मध्य। तो 2 राज्य जब पंजाब से हरियाणा अलग बना तो जो पंजाब से पानी हरियाणा में आ रहा था, पंजाब के अलग अलग रिवर से, जैसे कि सतलज है, रावी है, ब्यास है, इनका पानी अलग अलग माध्यमों से हरियाणा में आ रहा था। तो इन्होंने विरोध किया कि वे हम पानी नहीं देंगे। हरियाणा ने कहा हमें पानी मिलना चाहिए क्योंकि हम तो अलग हो गए, तो पानी कहाँ से आएगा हमारे पास में। इसको लेकर जब विरोध हुआ तो वहां पे एक सिस्टम बिठाया गया, एक बोर्ड बनाया गया और तय किया गया कि कुछ पानी है वो पंजाब की जो रिवर आती है। अब कितना पानी पंजाब से हरियाणा को मिलेगा ये डेटा आपके काम की चीज नहीं है। यूपीएससी कभी आपको डेटा नहीं पूछेगी कितने क्यूबिक मीटर है वो हरियाणा को देना चाहिए, कितने क्यूबिक मीटर है वो पंजाब को मिलना चाहिए, ये डेटा आपको काम नहीं आए। आपको सिंपल ये बात पता होनी चाहिए कि पंजाब में और हरियाणा के मध्य विवाद हुआ था। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग बना तो दोनों राज्यों के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद में मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि पंजाब के 3 रिवर कौन कौन सी, सतलज, व्यास और रावी, इन तीनों के पानी को लेकर विवाद हुआ था। तो अब यहाँ पे डिसाइड किया गया कि इन तीनों का पानी है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों के मध्य शेयर होगा। अब ये राजस्थान बीच में कहाँ से आया? राजस्थान इस वजह से आया कि राजस्थान के पास में भी कोई स्पेसिफिक रिवर है नहीं, तो राजस्थान पानी के लिए किस पे डिपेंड करता है? वो इन्हीं रिवर पे तो करता है, यहीं से तो पानी आता है, इसलिए राजस्थान की भी बीच में एंट्री होती है। तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि तीनों राज्यों के मध्य पानी को है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ये यहाँ से डिसाइड होता है और धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ से तो ये चल ही रहा था, बाद में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आता है, एक योजना आती है। प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है? प्रोजेक्ट का नाम होता है सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट। ये हैंडराइटिंग खराब हो तो सकती है, आप ये देख लेना, सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें क्या दिक्कत हो जाती है? इसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो सतलज है, यमुना है, अब यमुना की पानी को लेके कोई विवाद है नहीं, लेकिन सतलज की जो सहायक रिवर है जैसे कि रावी है, ब्यास है, इनको लेके विवाद हो जाता है। इनको लेके विवाद ये होता है कि भाई सतलज का जो पानी है वो किन किन राज्यों के पास में जाना चाहिए, ठीक है, इसको लेके विवाद होता है। ये प्रोजेक्ट आता है। अब ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये 2 राज्यों के बीच में होता है। कौन कौन से 2 राज्य होते हैं? पहला राज्य है कौन सा? हरियाणा। दूसरा राज्य है राजस्थान। तीसरा राज्य पंजाब। इन तीनों के मध्य पानी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने के लिए ये प्रोजेक्ट आता है। अब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये सब तय किया जाएगा। इसके लिए एक नहर बनाई जाएगी। ये जो सतलज रिवर है इसके ऊपर एक नहर बनाई जाएगी और वहां से जो पानी है वो अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाएगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट आता है। इस प्रोजेक्ट को लेके पंजाब है वो नाराज हो जाता है। अब नाराज पंजाब क्यों होता है? पंजाब का कहना है कि आप हरियाणा को ज्यादा पानी दे रही हो, हमें पानी कम मिल रहा है। इसको लेके पंजाब नाराज हो जाता है और बाद में पंजाब क्या करता है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर है। ये जो पंजाब का जो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सतलज यमुना लिंक नहर, इसे सतलज यमुना लिंक नहर कहो या सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट कहो, इसको लेके विवाद होता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर है। ये जो हरियाणा में बनना है वो कितने किलोमीटर? 92 किलोमीटर है, वो हरियाणा में बनेगा। और साथ ही साथ में 122 किलोमीटर है वो पंजाब में निर्माण है। अब हरियाणा में तो इसका निर्माण कर लिया गया, हरियाणा वालों को तो पानी चाहिए था, तो ये जो नहर थी हरियाणा में बननी थी, इसका तो निर्माण है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने कर लिया, बट पंजाब वालों ने इसका निर्माण किया ही नहीं। मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लो ये रिवर आ रही है, सतलज है, व्यास है, रावी है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये सहायक हो गई। यहाँ पे एक बांध बनाया जाएगा। ये राज्य कौन सा है? पंजाब है, ठीक है। यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, यहाँ से एक नहर निकाली जाएगी और नहर के थ्रू है वो पानी कहाँ पे आएगा? हरियाणा में आएगा। अब ये नहर की लंबाई कितनी है? नहर की जो लंबाई है टोटल 214 किलोमीटर है। लेकिन पंजाब को इससे विरोध था, तो पंजाब ने क्या किया, हरियाणा वालों ने तो इसका निर्माण करवा लिया, बट पंजाब वालों ने इसका निर्माण ही नहीं किया। अब पंजाब वाले इसका निर्माण नहीं कर रहे हैं तो पानी हरियाणा में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब, आपको बोला गया है कि प्रोजेक्ट है वो पूरा करो और आप प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं कर रहे हो,
जब आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो हरियाणा गवर्नमेंट को पानी कैसे मिलेगा, हरियाणा जो स्टेट है वहां को पानी कैसे मिलेगा। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब राज्य को वार्निंग देती है, बार बार दिशा निर्देश देती है, बट पंजाब है को इसको मानने को तैयार ही नहीं है। पंजाब है वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर ही नहीं रहे। अब ये तो है बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड समझा कि अभी विवाद क्यों चल रहा है, कि अभी है जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है वो हरियाणा गवर्नमेंट को जो पानी दे रहा है, तो पंजाब के जो लोकल लीडर है, पॉलिटिशियन है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस वजह से ये चर्चा में। फिर हमने पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड की बात की, इतिहास की बात की, तो क्या हुआ था 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तब क्या होता, तो जल के बंटवारे को लेकर मुद्दा खड़ा हुआ। फिर इनके लिए एक नियम बनाए गए कि कितना पानी हरियाणा को मिलेगा, कितना पंजाब को मिलेगा। बाद में क्या होता है, सतलज यमुना लिंक नहर निकाली जाती है, इसके माध्यम से पंजाब के जो पानी होता है वो एक नहर के माध्यम से हरियाणा तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, एक नहर बनाई जानी थी, बट पंजाब गवर्नमेंट को इससे दिक्कत होती है, तो पंजाब गवर्नमेंट है वो पानी भेजने को तैयार नहीं होती है, और पंजाब गवर्नमेंट है वो इसको बनाती नहीं है। ये जो नहर बननी थी टोटल इसकी लंबाई थी 214 किलोमीटर, आपको लंबाई याद नहीं रखनी कि कितने किलोमीटर की थी, बट पंजाब है वो इसको बनाती नहीं है। जब इसको पंजाब बनाएगी नहीं तो हरियाणा को पानी नहीं मिलेगी, हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब को कि भाई साहब जो आपको बोला गया है वो काम आप करते क्यों नहीं हो, आपको बोला गया है कि इस नहर की जो निर्माण करो, बट आप नहर का निर्माण नहीं कर रहे हो। तो इस पे ये सारा विवाद चलता है। अब हम बात करते हैं कि इसका लीगल इश्यू क्या है, लीगल मुद्दा यानी कि कानूनी ढांचा क्या है। इसके कानूनी ढांचे के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत का है कि कानूनी कैसे था। तो आपको याद होगा 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1962 में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य इंडस वाटर ट्रीटी होती है, 1960s में भारत और पाकिस्तान के मध्य इंडस वाटर ट्रीटी होती है। अब इस समझौते में क्या होता है, इस समझौते में यह तय किया जाता है कि सिंधु यानी कि इंडस, इसकी सहायक नदी झेलम और इसकी सहायक नदी है चिनाब है, इसका जो पानी है वो किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास में जाएगा। ये जो ऊपर वाली तीन नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी है वो पाकिस्तान के पास में जाएगा। नीचे वाली तीन नदियां रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों का पानी है वो भारत के पास में रहेगा। ये तय होता है सिंधु जल समझौते के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये तय होता है। ऊपर वाली तीन रिवर पाकिस्तानी में जाएगी, नीचे वाली तीन रिवर है वो भारत के पास में रहेगी। अभी यही मुद्दा होता, अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसे इंडस वाटर ट्रीटी को ही कैंसिल कर दिया गया था। अब इससे क्या फर्क पड़ता, इससे फर्क ये पड़ता कि पाकिस्तान के साथ में भारत है वो कोई डेटा शेयर नहीं करेगा कि हमारी रिवर में कितना पानी बह रहा है, तुम कितना पानी छोड़ने वाले हैं, बाढ़ आने वाली है कि नहीं, ये सारा मुद्दा चल रहा था, इस वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, बट हम बात करते हैं भारत और हरियाणा और पंजाब के बारे में हमारी बात चल रही है। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में यही मुद्दा था कि 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी था तो ऊपर वाला पानी तो पाकिस्तान के पास में चला गया, हमारे पास में पानी बचा नहीं। तो अब इनके विवाद हो गया कि हमारे पास में पानी कम है तो हमें भी पानी चाहिए। तो नीचे वाली जो तीन नदियां थी सतलज, व्यास और रावी, इन तीनों के पानी को लेकर विवाद हुआ। तो उसके बाद में एक और एग्रीमेंट होता है, कौन सा एग्रीमेंट होता है, पंजाब और हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि व्यास यमुना एक लिंक नहर बनती है, उसको लेके भी विवाद होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि एराडी एक सिस्टम बनाया जाता है, एक नियम तय किया जाता है, उसके तहत कुछ पानी है वो हरियाणा को मिलेगा, कुछ पानी है वो पंजाब को मिलेगा। ये तो तय हो गया था, यहाँ तक तो ठीक था। बाद में पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, एक अधिनियम लेके आती है, एक एग्रीमेंट लेके आती है। एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, एग्रीमेंट का नाम होता है एग्रीमेंट टर्मिनेशन, एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट। ये एक एक्ट लेके आती, कौन लेके आता है, ये एक्ट लेके आती है पंजाब गवर्नमेंट। 2004 में पंजाब जो सरकार है वो एक अधिनियम लेके आती है, एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट 2004। अब ये जो अधिनियम था एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट, इसका कारण क्या था, इसका मतलब क्या था, टर्मिनेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ टर्मिनेशन। ये जो अधिनियम था इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव कहो, एम था, वो यही था कि ये जो पंजाब और हरियाणा के मध्य पानी का जल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इसको रोकना। ये जो अधिनियम लेके आई इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हरियाणा को जो पानी मिल रहा है इतना पानी नहीं मिलना चाहिए, ये मेन उद्देश्य था। तो इसी को लेके हरियाणा गवर्नमेंट है वो कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट जाके कहती है कि आपने जो तय किया था
हमारे देश में तय किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई कितना, एक बोर्ड बनाया गया, उन्होंने तय किया कितना पानी पंजाब को मिलेगा, कितना पानी है वो हरियाणा को मिलेगा। बट अब जो पंजाब गवर्नमेंट है वो एक अधिनियम लेके आई है, इसके तहत हमारे साथ में धोखा कर रही है, हमें पानी देने को मना कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट एंट्री लेता है और सुप्रीम कोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको धमकाता है कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आपको बोला गया इतना पानी आपको हरियाणा को देना है, तो आप ये बीच में नाटक क्यों कर रहे हो, इस प्रकार के एक्ट लेके आता है। तो ये जो है इस प्रकार के एक्ट लाके जो नाटक कर रही हो, आपका जो एक्ट है वो नल एंड अवॉइड कर दिया जाता है, यानी कि जो आपका अधिनियम है ये हम समाप्त कर देते हैं। आप इस प्रकार के नाटक कर रहे हो, इससे तो कोई बात बननी नहीं है, तो आप फालतू की बातें क्यों करते हो। तो इसके बाद में जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो जो अधिनियम लेके आई थी, एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट लेके आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया गया। ये यहाँ तक समझौता हुआ, यहाँ तक किस प्रकार से बातें चली। हमने सबसे पहले देखा था अभी विवाद क्यों चल रहा है, पानी को लेके चल रहा है। किन दो राज्यों के मध्य चल रहा है विवाद, एक तो पंजाब और हरियाणा, इन दो राज्यों के मध्य ये विवाद चल रहा है। हमने पृष्ठभूमि देखी थी कि 1966 में 1966 में पंजाब और हरियाणा के मध्य ये विवाद हुआ था। पंजाब और हरियाणा का जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो उसके कारण ये जो जल था इसको लेके भी विवाद उत्पन्न हुआ कि हमें जल कितना मिलना चाहिए, हरियाणा की ये डिमांड थी। उसके बाद में बोर्ड बनाए गए, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे कि यमुना सतलज प्रोजेक्ट है, ये एक नहर का प्रोजेक्ट था जिसके तहत हरियाणा को पानी दिया जाना था। तो ये सारा विवाद चला, लेकिन पंजाब अपना एक एक्ट लेके आती है, इसके तहत इस प्रोजेक्ट को भी खारिज कर जाती है और पहले जो बात हुई थी उसको भी खारिज कर देती है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट पंजाब गवर्नमेंट का ये 2004 का एक्ट था इसको ही खारिज कर देती है। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है। अभी की स्थिति की बात करें तो बीबीएमबी क्या है, बीबीएमबी है ब्यास, जो हमने अभी बात करी थी ना कि भाई एक बोर्ड बनाया गया था। ये बोर्ड किसने बनाया था, गवर्नमेंट ने ही बोर्ड बनाया था। ये बोर्ड क्या करता था, ये बोर्ड ये करता था कि जो भाखड़ा बांध है वहां से पानी कितना मिलेगा, तो इसका ये बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है इन्होंने डिसाइड किया है, मतलब एक डिसाइड किया गया, एक फंक्शन किया गया है कि 8500 क्यूबिक मीटर है वो पानी किसको मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा। 8500 क्यूबिक मीटर है वो पानी किसको मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा। बट अभी हरियाणा को पानी कितना मिलता है, तो 4000 क्यूबिक मीटर मिलता है, जबकि तय किया गया था 8500 क्यूबिक मीटर मिलने का, बट अभी कितना मिल रहा है, 4000 क्यूबिक मीटर मिल रहा है। यही मेन विवाद का कारण है कि जब तय किया गया है, जैसे आपको कोई तय कर देता है कि भाई आपको है ना 8000 रुपये सैलरी मिलेगी, बट आपको कोई 4000 रुपये सैलरी दे, तो आप तो विरोध करोगे कि भाई पहले बात ये हुई थी, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, आप विरोध करेंगे। सेम ही यही चल रहा है, इतना पानी मिलना था। ये आप याद मत रखना, ये जो डेटा दिया गया है कि कितना पानी पंजाब को मिलना चाहिए, कितना हरियाणा को मिलना चाहिए, कितने को लेके विवाद चल रहा है, ये डेटा आपके काम का नहीं है। आपको मेन मुद्दा पता होना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जल को लेके विवाद क्यों चल रहा है, मेन कारण क्या है, ये सिंपल आपको पता नहीं। यूपीएससी ऐसे भी नहीं पूछेगी कि पंजाब और हरियाणा के मध्य जल क्यों विवाद क्यों चल रहा है। यूपीएससी जनरल क्वेश्चन पूछेगी, अगर मेंस में पूछती है तो जनरल क्वेश्चन पूछेगी। क्या क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है ये क्यों होते हैं, क्या इनका समाधान है, क्या कारण है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। कौन समझौता कर सकता है, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए। तो हमने पंजाब और हरियाणा के बीच में बात की कि इनका मुद्दा क्या है, क्यों इनकी शुरुआत हुई है, क्या क्या कारण है, ये सारी चीजें अभी हमने इस वीडियो में देखी है। अब हम आगे बात करते हैं, वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात की, इनकी हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये मुद्दा तो है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं। अब ये जो मैं कारण बता रहा हूं ये पंजाब की स्पेसिफिक है, बट इसे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। जब जल विवाद के बीच में कारण आता है, जल विवाद की बात आती है, तो इसे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। क्या कारण है, तो देखो हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद क्यों होता है, क्या कारण है इसका, क्यों विवाद होता है। अभी क्या स्थिति देखने को मिलती है, पानी है वो कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर आपको पता होगा कम होता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर कम इस वजह से हो रहा है कि पानी का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब ऐसी फसलें उगाओगे तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी तो आप ग्राउंड वाटर है जो जमीन के अंदर पानी है उसका ज्यादा उपयोग करोगे, उस पानी का ज्यादा उपयोग करोगे, इसका मतलब ये है कि वो पानी है वो कम पड़ जाएगा।
इसको लेके अलग अलग राज्य है वो चिंता है कि हमारे यहाँ का राज्य का पानी है वो कम पड़ जाएगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो प्यासी मर जाएगी। इस वजह से भी विवाद उत्पन्न होता है। दूसरा कारण क्या है, मानसून है वो अनिश्चित हो गया है। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार बारिश होती नहीं है, कई बार सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से जो पानी होता है वो भी कम पड़ जाता है, उसकी भी कमी होती है। तो इसको लेके भी अलग अलग राज्य हैं वो विवाद में आ जाते हैं। भाई हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बारिश नहीं हो रही है, पानी कम है तो हमें आप पानी दो, तो इसके कारण भी जल विवाद होता है। तो ये मैं सामान्य कारण बता रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद क्यों होता है, ये जो नदियों को लेकर विवाद होता है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो एक तो ग्राउंड में वाटर नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, ग्राउंड में भी वाटर नहीं है, बारिश भी नहीं है। दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, ऐसी फसलों को उगाया जा रहा है जिसमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए। अब पानी ज्यादा चाहिए इसका मतलब एक्सेसिव यूज होगा, ये भी कारण है। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण ये है जनसंख्या बढ़ रही है। हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ, पानी की खपत भी होगी, वो ज्यादा होगी। जब पानी की खपत ज्यादा होगी, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके कारण भी क्या होगा, अलग अलग राज्यों के मध्य चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। भाई हमें पानी की जरूरत ज्यादा है, हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमें पानी दो। तो ऐसी स्थिति में विवाद और बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण होता है जिसके कारण अलग अलग राज्यों के मध्य जल विवाद होता है। अलग अलग राज्यों को लेके जल विवाद क्यों होता है पानी को लेके, तो इसकी ये सब कारण है। ये कारण आप यहाँ पे लिखे हुए भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे देखो एक बार, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग राज्यों के मध्य विवाद। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, क्या क्या कहाँ विवाद हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब हमने देखा। फिर ये लिंक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसको लेके विवाद हुआ, इसके बारे में बात की। फिर हमने ये भी देखा था कि ये प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो सब चीजें देखी। और नदियों को लेकर विवाद क्यों होता है उसके बारे में अभी ये बात करेंगे। ये देखो, पंजाब और हरियाणा के मध्य जल संकट के कारण, ये जल संकट है, ये पंजाब और हरियाणा के बारे में बात हुई है। बट आप कहीं पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जनरल नॉलेज है, इसका आप उत्तर देख सकते हो। क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि दो राज्यों के बीच में जल को लेकर विवाद क्यों होता है। तो एक तो बर्फबारी होती जा रही है, जल का जमाव कम हो रहा है, तो बांधों में स्तर घट रहा है, यानी कि बांधों में जो पानी है वो कम है, एक ये कारण है। फिर बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी, पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी तो भी विवाद होगा। फिर ऐसी फसलें उगाई जा रही है जिसमें पानी ज्यादा चाहिए, अब पानी ज्यादा चाहिए तो वो पानी का उपयोग भी ज्यादा करेंगे तो भी विवाद हो जाता है। फिर जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जमीन के अंदर पानी है, वो भी कम है। अब जमीन के अंदर पानी कम है तो जमीन में पानी की कमी के कारण उनको पानी की आवश्यकता और बढ़ेगी, पानी की आवश्यकता बढ़ेगी तो वो कहाँ से पूरा ही करोगे। साथ ही साथ में यहाँ भी है जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सारी दिक्कतें हैं, इनके इसको लेके ये जो सारी प्रॉब्लम है, इसी के कारण अलग अलग राज्यों के मध्य विवाद होता है जल को लेके। ये जो कारण है इसी की वजह से अलग अलग राज्यों के मध्य विवाद होता है। तो अब आपको कारण पता चल गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो विवाद होता है इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों ये विवाद बार बार होता है और इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो, इनका प्रभाव की बात करें तो अलग अलग इसके प्रभाव पड़ते हैं, अलग अलग सेक्टर में इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा के मध्य अब ये जल को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात है, अगर पंजाब राज्य है वो हरियाणा को पानी नहीं देगी तो वहां के जो लोग हैं वो तो प्यासे मर जाएंगे, वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, उनके पास पैदावार नहीं होगा, पैदावार नहीं होगा तो उनके पास इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो वो गरीब हो जाएंगी, भूखमरी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये जो विवाद होता है इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अलग अलग सेक्टर में पड़ता है। इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, हेल्थ यानी कि लोगों के पास में अगर पानी नहीं है तो वो मतलब डिहाइड्रेशन, बहुत सारी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, अनाज कम होगा तो वो उनके पास इनकम नहीं होगी, इनकम ना होगी तो भी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको है ही, पता ही है। साथ ही साथ में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। एक कोई रिवर जा रही है, उसके मार्ग को डाइवर्ट कर रहे हो, उस पानी को रोक रहे हो, जहां पड़ा है वहां पे पानी का यूज भी नहीं हो रहा प्रॉपर, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके कारण कई सारे विवाद है वो बढ़ जाती है। साथ साथ में राजनीतिक कारण भी होते हैं, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। पॉलिटिकल क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अभी बात करते हैं, आप तमिलनाडु जाते हो, कर्नाटक जाते हो, केरल जाते हो, इन राज्यों के मध्य आपस में इतना भयंकर विवाद चल रहा है कि ये लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए। अभी नफरत क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पानी को लेके। ये जो कावेरी विवाद है ना, ये बहुत बड़ा विवाद बन गया है। इसके कारण अलग अलग राज्य जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इनके लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं। इतना गंभीर मुद्दा बन गया है। तो ये जो लोगों में नफरत की भावना भी पैदा कर लेते हैं, ये जो हमारे देश की इंटीग्रिटी है, यूनिटी है,
इस पे भी प्रभाव पड़ता है। इससे जो क्षेत्रीयवाद होता है, ठीक है, जो रीजनलिज्म होता है, क्षेत्रवाद में क्या होता है कि जो अलग अलग राज्य होते हैं वो अपनी ही बात करते हैं कि भाई हमारा अच्छा हो, हमारा भला हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे जो हमारा देश है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लोगों की भावनाओं पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, ये जल विवादों के कारण ही होती है। तो जल इतना गंभीर मुद्दा भी बना सकता है, ये भी आप सोच सकते हो। तो जब मेंस में कोई लिखना हो आपको कि हमारे जो अलग अलग राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद होता है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, तो पॉजिटिव तो कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। इकोनॉमी के सेक्टर में भी लिख सकते हो, अर्थव्यवस्था को भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, लोगों की जो आमदनी होती है वो कम हो जाती है। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी लोग आप लिख सकते हो, इकोलॉजी के सेक्टर में भी आप लिख सकते हो, साथ ही साथ में पॉलिटिकल एंगल में भी लिख सकते हो कि अलग अलग इसके कारण समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीति भी प्रभाव पड़ती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका कानूनी ढांचा क्या है। ये जो जल विवाद होता है इसका संवैधानिक क्या है, हमारे संविधान में इसके बारे में बात क्या की गई है, हमारे कानून में इसके बारे में क्या बात की गई है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम कि हमारे कानून में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर कानूनी ढांचे के बारे में बात करें, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करें, तो ये जो जल है इसको लेके क्या एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 262, 262, आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 क्या कहता है? आर्टिकल 262 कहता है कि अलग अलग राज्यों के मध्य जो जल विवाद होता है, अलग अलग राज्यों के मध्य जो जल विवाद होता है, संसद है उस जल विवाद का सुलझावा करेगा। मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, इसी प्रकार से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये जो अलग अलग राज्य हैं इनके मध्य ये जल विवाद चलता रहता है। अब इन जल विवादों का समझौता कौन करेगा, इनका सुलझावा कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, हमारी जो संसद है वो इनका सुलझाव करेगी। तो ये जो अधिकार संसद को कौन देता है? तो ये संसद को अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 262। हमारे संविधान का आर्टिकल 262 है, वो संसद को अधिकार देता है कि संसद है उनके पास में ताकत है कि अलग अलग राज्यों के मध्य जो जल को लेके विवाद होता है, जो पानी को लेके विवाद होता है, उसका समझौता कौन करेगी? तो वो संसद करेगी। और संसद को यह अधिकार आर्टिकल 262 के तहत मिलता है। इस आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल 262 की जो व्यवस्था है इसको याद रखना। इसी के तहत आप एक पॉइंट और भी याद रखना, जल का जो मुद्दा है ना, ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची, टोटल कितनी अनुसूचियां है वो बताओ? 7वीं जो अनुसूची है इसके तहत ये जो जल है ये राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। आपको एक बार थोड़ा तरीके से समझा देता हूं। हमारी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, इसमें एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है स्टेट में भी है और यूनियन में भी है, यानी कि एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, तो ये होती है समवर्ती सूची। अब ये जो जल है ना, जल ये किस में आता है? ये राज्य सूची में आता है, यानी कि जल से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो राज्यों के द्वारा बनाए जाएंगे। जल किसकी लिस्ट में आता है? जल आता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अलग अलग सूचियां हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, अलग अलग लिस्ट बनाई गई है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जल किस में आता है? जल स्टेट लिस्ट में आता है। जल किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। अब आप ये बात बताओ, जल जब स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 के तहत इस पे कानून कैसे बना सकती है? जल जब स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून कैसे बना सकती है? इसके लिए एक व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था क्या दी गई है? व्यवस्था ये दी गई है कि जनहित, जहां पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, चाहे राज्यों के मध्य विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब पार्लियामेंट को एक अधिकार दिया जाता है कि पार्लियामेंट जनहित में, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट में कानून बना सकती है, वो भी राज्य सूची में। किस सूची में? राज्य सूची में। जब जल को लेके पब्लिक इंटरेस्ट हो, लोगों के इंटरेस्ट की बात होती हो, लोगों के बारे में बात हो रही है, लोगों के फ्यूचर के बारे में बात हो रही हो कि भाई इससे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित होता है, लोगों का इंटरेस्ट प्रभावित होगा, डेफिनेटली प्रभावित होगा, क्योंकि दो राज्यों के मध्य जल के लेकर टेंशन चल रही है, तो वहां के जो लोग हैं वो तो परेशानी होंगे। जब लोगों के परेशानी होगी, जनहित के बारे में बात होगी, तो पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 262 है
वो पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि पार्लियामेंट जल के मुद्दे को समझाएगी। कौन से मुद्दे को? जल के, वाटर के मुद्दे को कौन सुलझाएगा? वो संसद सुलझाएगी। और संसद को ये अधिकार कहाँ से मिलता है? तो संसद को ये अधिकार मिलता है वो आर्टिकल 262 के तहत मिलता है। और ये जो जल का मुद्दा है वो कौन सी लिस्ट में आता है? जल है, सिंचाई है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको पता चल गई। फिर हमने बात देखी थी कि जनहित का जो मुद्दा होता है, जनहित के बारे में बात हो रही है, वहां पर पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है, केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। और इसी के तहत ये जो नियम है, इसी के तहत पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, संसद ने कानून बनाया 1956 में। कानून का नाम क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। 1956 का अधिनियम है जिसका नाम है अंतरराज्यीय इंट्रा-स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। मैं फिर से आपको समझाता हूं। जल का जो मुद्दा है, आर्टिकल 262 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद है वो जल के जो विवाद है उसका सुलझाव करेगी, ठीक है, उसका समाधान करेगी। अब ये जो जल का मुद्दा आता है वो कौन सी सूची में आता है? तो वो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये बात आपको पता होगी। जल का मुद्दा है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पे एक क्लोज आ जाता है कि जब जनहित के बारे में बात होगी, जब पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात होगी, जनहित के बारे में बात होगी, तब यहाँ पर संघ है यानी कि केंद्र है, संघ यानी कि केंद्र यानी कि हमारी संसद, तो संसद यहाँ पे कानून बना सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने 1956 में कानून बनाया था जिसका नाम था अंतरराज्यीय जल विवाद कानून। अंतरराज्यीय जल विवाद कानून। अंतरराज्यीय जल विवाद कानून कब बनाया गया? तो 1956 में बनाया गया था। किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। और किस अधिकार के तहत? जनहित के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है, ठीक है। ये सारी स्थिति देखने को मिलती है। अब इसको लेके कुछ अधिकरण भी बनाए गए, कुछ ट्रिब्यूनल भी बनाए गए। जल जो होता है उसके मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल, कुछ अधिकरण। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, अधिकरण क्या होता है? ट्रिब्यूनल देखो क्या होता है, एक कोर्ट के समान ही होता है। कोर्ट में जो न्यायालय में वैसी बात होती है, जज वगैरह होते हैं, वैसा तो नहीं होता। उसमें इसमें रिटायर्ड जज को बिठा दिए जाते हैं, ठीक है, या कोई वकील होता है, या कोई विशेषज्ञ बैठते हैं, वो जाके नियम देते हैं। अगर कोई मुद्दा ट्रिब्यूनल में चला गया, यानी कि अगर अधिकरण में चला गया है, तो कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये समाधान करेगी। इस प्रकार के अलग अलग ट्रिब्यूनल बने गए हैं जो इन मुद्दों का समाधान करते हैं। जब दो राज्यों के मध्य कोई विवाद चल रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई भी बात चल रही हो, तो ये जो अधिकरण होते हैं, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, उस विवाद का समाधान करने की कोशिश करते हैं, समझौता करवाते हैं। अब एक अधिनियम है हमारा 1956 का, ये याद रखना, इसका नाम क्या है? नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड एक्ट। कौन सा एक्ट है? नदी बोर्ड एक्ट। नदी बोर्ड एक्ट कब का है? 1956 का है। क्या करता है ये नदी बोर्ड अधिनियम? नदी बोर्ड अधिनियम ये काम करता है कि नदियों को लेके, रिवर को लेके जो भी टेंशन चल रही है, रिवर के पानी को लेके जो भी टेंशन चल रही है, उनका समझौता कौन करेगा? उसके लिए नदी बोर्ड अधिनियम है, उसके तहत एक बोर्ड बनाया जाएगा, इसके तहत बोर्ड बनाया जाएगा और वो समझौता करेगा। बट ये जो नदी बोर्ड अधिनियम है 1956 का, इसके तहत अभी तक कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के मध्य जल को लेके विवाद चल रहा है, सतलज, व्यास और रावी नदी के लेके विवाद चल रहा है। इसके हमने अलग अलग कारणों पे चर्चा की कि जल को लेके विवाद क्यों होता है, क्या कारण होता है, उन दोनों राज्यों के मध्य, पंजाब और हरियाणा के मध्य क्यों विवाद चल रहा है, ये सारी चीजें देखी। फिर हमने इसके कानूनी ढांचे के बारे में बात किया, संवैधानिक ढांचे के बारे में बात की। आर्टिकल 262 है वो पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि पार्लियामेंट जो भी जल को लेके है विवाद, उसके लिए समझौता करवा सकता है, इसके लिए नियम बना सकता है, ठीक है। फिर हमने बात की कि जल है वो राज्य सूची का है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जनहित में इस पे आर्टिकल बना सकती है, इस पे अधिनियम बना सकती है, एक्ट बना सकती है, आर्टिकल नहीं एक्ट बना सकती है। और संसद ने 1956 में एक्ट भी बनाया था। उसके बाद में एक और एक्ट बनाया गया था, नदी बोर्ड अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में बनाया गया था। नदियों को लेके जो भी विवाद होता है उसका समझौता करवाने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, और ये जो बोर्ड बनेगा ये नदी बोर्ड अधिनियम के तहत बनेगा। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई बोर्ड बनाया नहीं गया है। फिर हमने ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण के बारे में बात की। अब ये ट्रिब्यूनल क्या करते हैं? ये समझौता करवाने का काम करते हैं, ये सुलझाव करने का। अलग अलग राज्यों के मध्य अगर कोई नदी को लेकर विवाद चल रहा है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल इनका समझौता करवाएगा, इसका सुलझाव करवाने की कोशिश करेगा। वो दोनों राज्यों को वो बात माननी होगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अब कुछ और पॉइंट आप देख लो कि कौन कौन सी राज्यों के मध्य नदियों को लेकर विवाद चल रहा है। ये देख लिया, कारण हमने देख लिया, क्या कारण होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। प्रभाव क्या होता है वो सब चीजें हमने देख ली है। उसके बाद में ये कानूनी ढांचे के बारे में बात की थी, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, उसके बारे में बात की थी हमने, वो चीजें हमने देख ली है, ठीक है, वो चीजें देख ली है। उसके बाद में ये जो राज्य है इनके मध्य विवाद चल रहा है। जैसे जो ये कावेरी रिवर है, कावेरी को लेके किन किन राज्यों के मध्य विवाद है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। कावेरी एक नदी है जो इन राज्यों को बहती है, ठीक है, इन राज्यों के मध्य कावेरी नदी को लेकर विवाद चल रहा है। तो कौन सी रिवर है और उसको लेके किस किस राज्यों के मध्य विवाद है, ये बात कर रहे हैं हम। फिर एक कृष्णा रिवर है, उसको लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों के मध्य विवाद है। फिर रावी ब्यास में पंजाब, हरियाणा के लेकर विवाद चल रहा है। महानदी छत्तीसगढ़, ओडिशा को लेकर विवाद चल रहा है, इन 2 राज्यों के मध्य। फिर गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विवाद चल रहा है। महादई गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है। तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां दी गई है और उनमें आगे दिया गया है कि किन किन राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है। कावेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी को विवाद है। कृष्णा रिवर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का विवाद है। रावी व्यास पंजाब, हरियाणा का विवाद है। महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य विवाद है। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद है। फिर है महादई, महादई में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विवाद चल रहा है। तो ये अलग अलग नदियां हैं और इन नदियों में किन किन राज्यों के मध्य विवाद है, ये बात की गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि समाधान क्या होना चाहिए। विवाद के बारे में बात की, अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इसको लेकर समाधान क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या समाधान हो सकते हैं? एक न्यायाधिकरण यानी कि एक ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है। ऐसा ट्रिब्यूनल हो जो समझौता करवाए, जो विवाद का निपटारा करवाए और तुरंत निपटारा करवाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तुरंत निपटारा करवाए। तो इस प्रकार के एक ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल है वो इफेक्टिवली काम भी करे, ये बात भी याद रखना, ट्रिब्यूनल अच्छे से काम करे, वो भी चीजें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में जो बोर्ड बनाने की बात की गई थी, नदी को लेकर जो प्राधिकरण बनवाने हैं, जो ट्रिब्यूनल बनाने हैं, उनको और मजबूत किया जाए। फिर कुछ अधूरी परियोजनाएं होती हैं, जैसे हमने बात की थी पंजाब और हरियाणा के मध्य एक नहर बनाई जानी थी, लेकिन वो अभी तक काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस काम को कंप्लीट करवाने पे फोकस देना कि जल्द से जल्द वो काम है वो पूरा किया जाए। फिर जो पानी का एक्सेसिव यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, उसको कम करने का प्रयास करना है कि पानी का मिसयूज ना हो, गलत प्रयोग ना हो, सिंचाई भी हो एक तरीके से हो, ठीक है। ड्रिप सिस्टम को अपनाओ, पानी है बहुत कम उसका यूज करो कि आने वाले टाइम में पानी कम हो सकता है। ऐसी फसलें उगाओ जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। कुछ फसलें होती हैं जैसे चावल है, गन्ना है, उसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है, तो वहां इस प्रकार की जो फसलें होती है उसको कम उगाओ। और जहां पर जैसे बाजरा है, इनमें पानी की आवश्यकता कम हो, तो इस प्रकार की जो फसलें होती है उनको बढ़ावा दो। साथ ही साथ में मॉनिटरिंग करो रियल टाइम में कि कहां पर पानी का यूज ज्यादा हो रहा है, कहां कम हो रहा है, कहां मिसयूज किया जा रहा है, कहां पर पानी अभी बांधों में ज्यादा पड़ा है, कहां कम है, उसका पूरा पूरा यूज करो। साथ ही साथ में एक डेटा प्लेटफॉर्म बनाओ और अलग अलग राज्यों के मध्य शेयर करो कि आपको इतना पानी मिलेगा। ये सारी चीजें की जा सकती है, ठीक है। इन सारे विवादों को सुलझाने का बस यही कारण है, यही इस प्रकार से इनको सुलझाया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की और दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। संघवाद का मुद्दा है, इसको राजनीतिक सहमति से सुलझावा किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। जो अलग अलग राज्य है उनके मध्य पानी को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है भारत की विस्तारित तट रेखा से लेके है। हमारा जो देश है उसकी जो कोस्ट लाइन है उसको लेके है। ये देश है, ये नीचे वाला भारत है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, फिर यहाँ पे अपना कर्नाटक आ जाता है, केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, ओडिशा आ जाता है और पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये जो अलग अलग राज्य है, ये जो है ये सीमा लगती है, किनसे? जल से सीमा लगती है। लेकिन अभी चर्चा में क्यों आया? अभी चर्चा में इस वजह से आया कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ गई है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारी तट रेखा वो बढ़ जाए? क्या हमारी जमीन है वो लगातार बढ़ती जा रही है? क्या इनको कोई खींच रहा है जो बढ़ रही है? भाई यहाँ पे आर्टिकल तो यही दिया गया है कि हमारी कोस्ट लाइन बढ़ गई है, तो क्या कोई भारत की तट रेखा है जो कोस्ट लाइन है उसको कोई खींच रहा है? खींचेगी तभी तो बढ़ेगी, ऐसा कुछ हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल क्या होता है, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये सीधी तो बिल्कुल ऐसी तो होगी नहीं, इस प्रकार से होगी, ऐसी तो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, इस प्रकार से है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। तो जब हमने पहली बार जब ये कोस्ट लाइन की हमारे डिसाइड किया गया था ये कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तब कैसे किया था इसको? ये जैसे कि मैं आपको एक अलग इमेज बना के बताता हूँ।
यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है इस प्रकार से है ना कोस्ट लाइन। तो पहली बार जब हमने कोस्ट लाइन बनाई थी तो कैसे किया था, यहाँ से यहाँ तक की किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक की किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब ये जो मापी ना तो ये सीधी सीधी थी तो किलोमीटर कम ही आएंगे, तो 7,000 किलोमीटर के ऐसा कुछ आया था, तो पूरी ज़्यादा नहीं आई थी। बट बाद में क्या हुआ, ये बीच में जो जगह थी इसको भी मापना स्टार्ट कर दिया, ये छोटी छोटी जगह थी इसको भी मापना कर दिया। तो जब एक बार है ना आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, एक सीधे रास्ते से यहाँ तक आ रहे हो, तो ये इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन फिर आप कैसे आ रहे हो, इस प्रकार से आ रहे हो, तो दूरी तो आप सेम तय कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ही आ रहे हो, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, बट आप ऐसे घूमते हुए आ रहे हो। अब जब इसको इस प्रकार से न मापोगे तो ये दूरी बढ़ जाएगी, तो सेम ही हो रहा है। हमारी जो दूरी है, हमारी जो कोस्ट लाइन है एक्चुअल तो सेम ही है, रियल में तो जितनी थी इतनी ही है, पर मापने का तरीका बदल दिया। पहले हम सीधे मापते थे, अब क्या ये जो खड्डे वड्डे होते हैं, छोटी छोटी ऐसी संकड़ी होती है, उनको माप रहे हैं। तो जब इस प्रकार से मापा जा रहा है तो हमारी दूरी है वो बढ़ रही है। तो जो आर्टिकल है भारत की जो विस्तारित तटरेखा के बारे में बात हो रही है 2024 में मापी गई थी, तो वर्दी हो गई। वर्दी कैसे हुई कि वर्दी इस प्रकार से हुई कि पहले सीधे मापते थे, अब छोटी छोटी पैमानों को मापने लग गया। पहले तो एकदम हम बड़ी सी लाइन ली, बड़ी सी टैप ली, उससे माप ली, लेकिन अब छोटी 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 इस प्रकार से माप रहे हैं, तो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी। इन फ्यूचर में और हमारे पास में अच्छे अच्छे उपकरण आ गए तो ये लंबाई और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोस्ट लाइन बढ़ रही है, मतलब यही है कि हमारा जो मापने का तरीका है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो हम किस प्रकार से हमसे माप रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, एक्चुअल हमारी तटरेखा है वो सेम ही है, यही आर्टिकल कहना चाहता है। इसमें और बातें की गई है कि पहले क्या दिक्कतें थी, ये क्यों चीजें दिखाती है, तो मापने के तरीके पर निर्भर करती है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, 1966 से ये स्टार्ट हो गया था, हमने मापना स्टार्ट कर दिया था। बाद में जो तटरेखा है वो बढ़ती जाती रहती है। स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में जब मापी गई थी 7,516 किलोमीटर थी, 7,516 किलोमीटर थी। अभी वर्तमान में कितने डिस्टेंस है, अभी वर्तमान में बढ़ के हो गया है 11,098 किलोमीटर हो गया है। बढ़ क्यों गया है, बढ़ इस वजह से गया है कि हमारा जो नापने का तरीका है वो बदल गया है, इस वजह से बढ़ गया है। कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, टोटल 47% हुई है। पहले 7,000 थी, अब बढ़ के कितनी 11,000 किलोमीटर हो गई, मतलब इसमें 47% है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, फायदा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये ज़्यादा बढ़ गई तो कुछ हमें कुछ रॉकेट साइंस मिल जाएगा या हमारे देश की लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वही की वही है, बट उसको मापने का तरीका बदला है। ठीक है, अब कुछ बात करता हूँ मैं आपको लेके, कुछ बेसिक डिटेल है। भारत के किन किन राज्यों की सीमा है वो जल को लेकर लगती है, तो यहाँ पे आप याद रखना, गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों की सीमा है वो किससे लगती है, इन राज्यों की सीमा है वो जल से लगती है। भारत के किन किन राज्यों की सीमा जल से लगती है, तो यहाँ पे ये जो सीमा है ना, इन राज्यों की सीमा है वो जल से लगती है। अब एक और बात याद रखना, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा है वो जल से लगती है, तो कौन कौन से है, तो पहले तो दमन दीव है, यहाँ पे दमन दीव की सीमा लगती है। फिर कौन सा है, फिर यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, यहाँ पे पुडुचेरी है, इसकी सीमा लग रही है। फिर हमारा अंडमान है, यहाँ पे यहाँ अंडमान है, इसकी सीमा लग रही है। तो दमन द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे पुडुचेरी है और यहाँ पे अंडमान है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी सीमा है वो डायरेक्ट जल से लग रही है। ऊपर चंडीगढ़ की नहीं लग रही, जम्मू कश्मीर की नहीं लग रही है और लद्दाख की नहीं लग रही है, बट ये नीचे वाले है इनकी सीमा लग रही है सबसे। अब बात करते हैं किन राज्यों की सीमा में ज़्यादा वृद्धि हुई है, मतलब अलग अलग राज्य है उनकी सबकी लंबाई है वो बड़ी होगी तब जाके बड़ी है, तो किस राज्य में कितनी बड़ी है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी है अभी वर्तमान में भी गुजरात की थी, कितनी थी 1214 किलोमीटर थी, ये बढ़ के कितनी हो गई है 2340 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा वैसे भी गुजरात की थी, कितनी थी 1200 किलोमीटर थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 2300 किलोमीटर। याद रखना है नहीं रखना है कितनी सीमा गुजरात की पहले थी कितनी अब है, ये याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि गुजरात की सीमा है वो सर्वाधिक है, गुजरात है उसकी सीमा है वो पानी से सर्वाधिक लगती है। भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है, तो वो राज्य है गुजरात। फिर है पश्चिम बंगाल, इसकी भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तमिलनाडु में भी वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु को आगे नहीं हुए। कमी किस में हुई, केरल में कमी हुई है, क्योंकि केरल सीधा सीधा होगा, पहले थोड़ा नापने में गलती कर दी तो केरल में कमी होगी। फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केरल के बच्चे भूखे मर जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस वो पढ़ने का बताने का तरीका है वो चेंज हुआ है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के
राज्य में जो जल की सीमा है उसमें वृद्धि हुई है, हमारी जो कोस्ट लाइन है उसमें वृद्धि हुई है। तो कोस्ट लाइन में वृद्धि हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बाउंड्री बढ़ गई है या हमारी जो भारत की जो बाउंड्री टोटल एरिया है वो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा जो मापने का तरीका है उसमें हमने बदलाव किया है, इसकी वजह से ये वृद्धि देखने को मिली है। किस राज्य में ज़्यादा हुई है? गुजरात में हुई है। किस में कम हुई है? ये केरल है उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, सर्वाधिक किस में है? गुजरात में सर्वाधिक है। कौन कौन से राज्यों की बाउंड्री लगती है जल से, वो भी हमने बात कर ली है। इतनी सारी चीजें याद रहेगी आपको। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। अब इसमें क्या चीजें हैं, कैसे हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में बहुत सारी चीजें दी गई है। ये देखो कैसे पहले कैसे मापा जाता था, अब कैसे मापा जा रहा है। ठीक है, क्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें दी गई। बट इतना डिटेल का मतलब नहीं है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो करणी माता टेम्पल को लेके है। अभी क्यों चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो करणी माता के मंदिर पे गए थे। मंदिर कहाँ पर है? ये देशनोक में है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो ये राजस्थान के बीकानेर जिलों में है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वहाँ पर एक गाँव है देशनोक, वहाँ पर पड़ता है करणी माता का मंदिर। ठीक है, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। चूहों का मंदिर क्यों कहा जाता है? यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो आपको इतने सारे चूहे देखने को मिलेंगे कि आपका पैर रखोगे वहां पर आपको चूहे ही चूहे देखने को मिलेंगे। कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से जा रहा है, कोई चूहा आपके पैर के नीचे से होकर जा रहा है, आपको चूहे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। इतने ज्यादा चूहे देखने को मिलते हैं, हजारों की संख्या में चूहे देखने को मिलते हैं। ये जो चूहे हैं इन्हें काबा कहा जाता है। काबा क्यों कहा जाता है? एक स्टोरी है कि करणी माता का कोई पुत्र था, इनके भाई का पुत्र था, वो मर जाता है, मतलब पानी में गिर के उसकी मौत हो जाती है। तो करणी माता उनको बचाते हैं। बचाने के बाद में एक तय किया जाता है कि कोई भी चारण जाति होती है ना, उस जाति का, करणी माता चारण जाति से बिलोंग करते हैं। तो जब उसके बाद उनके जो पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है कि कोई भी जो देशनोक का कोई भी व्यक्ति है, वो जो गाँव है देशनोक, उसका कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो है ना चूहा बनेगा। चूहा मरेगा, देशनोक का व्यक्ति बनेगा चारण, और चारण मरेगा वो चूहा बनेगा। ओनली देशनोक की, ऐसा नहीं कि चारण तो बहुत ज्यादा जगह होंगे, बट देशनोक का कोई भी चारण है वो मरेगा चूहा बनेगा, और चूहा मरेगा चारण बनेगा। इस वजह से वहां पर आपको इतने सारे चूहे देखने को मिलेंगे। एक खासियत ये भी है कि मंदिर ओपन है, लाखों की संख्या में चूहा है, आपको कोई भी चूहा मरा हुआ नहीं दिखेगा। वहां पे चूहा मरा हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी छोटा चूहा नहीं दिखेगा, और कोई भी बिल्ली है वो चूहों को नहीं मारेगी। मतलब वहां पे बिल्ली दिखेगी नहीं तो ओपन मंदिर पड़ा है, लाखों की संख्या में चूहे हैं, कोई भी मार देता है। ठीक है, एक प्लेग की बीमारी है वो चूहों के कारण फैलती है, लेकिन कुछ भी मान लो, चमत्कार मान लो, आशीर्वाद मान लो कि आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर ये करणी माता का मंदिर, वहां पर लाखों की संख्या में चूहे हैं, फिर भी वहां पर प्लेग की बीमारी देखने को नहीं मिली है। ये खासियत इस मंदिर की देखने को मिलती है। ठीक है, करणी माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, और हिंगलाज माता है उनको पार्वती जी का अवतार माना जाता है। तो ये पार्वती जी है ना, उनका अवतार ही करणी माता को माना जाता है। निर्माण किसने करवाया था? 20वीं शताब्दी में इनका निर्माण है। जो गंगा सिंह है बीकानेर के महाराजा, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चारण समुदाय इसकी देखरेख करते हैं, और चारण समुदाय की कुलदेवी भी करणी माता को माना जाता है। ठीक है, चारण समुदाय होते हैं राजस्थान में, गुजरात में है, उनकी ये कुलदेवी मानी जाती है। बात करें करणी माता जी की तो इनका जन्म हुआ था 1387 में, 1387 में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम था रिद्धि कंवर या रिद्धुबाई इनका नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? सुगाप गांव है फलोदी के पास में, जोधपुर में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देशनोक में इनकी शादी हुई थी। जाति चारण जाति से ये बिलोंग करते हैं। मान्यता ये है कि इनको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, और करणी माता चरित्रवान है। इनका करणी माता चरित्र है, उसमें इनके बारे में बताया गया है कि करणी माता का क्या है, क्या मतलब कैसे जन्म हुआ था, कैसे उन्होंने चमत्कार दिए थे, इन सब के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। पूजा कौन करते हैं? चारण, राठौड़ राजपूत है, मेघवाल है, माली है, ये समाज है वो इनकी पूजा करते हैं। तो ये करणी माता जी के बारे में कुछ चीजें दी गई है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये थोड़ी बात आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक बात आप याद रखना, जो हमारी बटालियन होती है, जो आर्मी होती है, तो ये जो राजपूत बटालियन है ना, इनका नाम भी है करणी माता के नाम पे, 19 राजपूत करणी बटालियन। जो अलग अलग बटालियन होती है, जाट बटालियन है, राजपूत है, सिख है, गोरखा है, तो एक बटालियन है जिनका नाम भी करणी माता के नाम पे रखा गया है, 19 राजपूत करणी बटालियन नाम रखा गया है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए करणी माता जी के मंदिर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जो 2025 में आयोजित हुआ रहा है। अब इसके बारे में क्या है, सबसे पहले ये कहाँ आयोजित किया गया है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ आयोजित किया गया था। इसे नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसको आयोजन अभी जो 2025 में हुआ है वो नीदरलैंड में हुआ है। किसने आयोजन किया था, जो यहाँ की गवर्नमेंट है नीदरलैंड की, उन्होंने किया है। सतत ऊर्जा परिषद, ये जो काउंसिल है इसने, और RX ग्लोबल, इन सब ने मिलकर इसका आयोजन किया गया है। हम बात कर रहे हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की। कहाँ पर ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। किस किस ने आयोजन किया है, आयोजन में कौन कौन था, हेल्प किसने की थी, तो डच गवर्नमेंट ने हेल्प की है, साथ ही साथ में सतत ऊर्जा परिषद इसने हेल्प की है, और RX ग्लोबल के द्वारा इसकी हेल्प की गई है। भारत की ओर से नवीन एवं नवीनीकरण जो मंत्रालय है, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा हेल्प की गई थी। भारत की ओर से कौन सी थी, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री थी, वो इसमें शामिल थी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें अलग अलग डेटा सेट किया गया है, अलग अलग टारगेट रखे गए हैं कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी है वो हेल्प करेगी, इस सब के बारे में चर्चा की गई है। तो देखो दुनिया है वो तेजी से बढ़ रही है, नवीनीकरण एनर्जी होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका विस्तार है वो रेगुलर बढ़ता जा रहा है। रिन्यूएबल का होता है नवीनीकरणीय, नवीनीकरणीय मतलब जो वापस उत्पन्न की जा सके, ऐसी एनर्जी जिसको वापस बनाया जा सकता है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, लाइक हम बात करते हैं जब रिन्यूएबल एनर्जी की, तो क्या पेट्रोल रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये वापस नहीं बनेगा, लाखों साल इसको लग जाएंगे। जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सोलर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की, नवीनीकरण ऊर्जा को प्रमोट करने के बारे में बात की जा रही है। ये जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के बारे में बात की जा रही है। इसमें अलग अलग जो देश है, अलग अलग कंट्रीज हैं, वो टारगेट सेट करते हैं कि हम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी है वो आने वाले सालों में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का टारगेट है कि हम है ना आने वाले टाइम में 2070 तक हम नेट जीरो कर लेंगे। नेट जीरो मतलब कार्बन का एमिशन है वो कम कर देंगे। कार्बन का एमिशन कैसे होगा, कम कैसे होगा, तो हमें ना जो हमारी पारंपरिक एनर्जी चली आ रही है, जो कोयला बेस्ड है या फिर क्रूड ऑयल बेस्ड है, यानी कोयले का उपयोग करके जब हम ऊर्जा बना रहे हैं, या क्रूड ऑयल जो तेल वगैरह होता है इसका उपयोग करके हम ऊर्जा बना रहे हैं, इसको खत्म कर देंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा बनाएंगे। ये हमारा टारगेट है। इसके तहत 2070 तक हम है ना भारत में कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा, जीरो एमिशन होगा, नेट जीरो का हमारा टारगेट है। और 2047 तक 2047 तक हम है वो ऊर्जा में स्वतंत्र हो जाएंगे। ऊर्जा में स्वतंत्र होने से क्या मतलब है, स्वतंत्र का मतलब है कि हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, ठीक है, लेकिन 2047 तक हमें वो निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एनर्जी है वो हमारे यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स तलाश करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे, जिसके कारण हम है वो 2047 तक बिल्कुल पूरी तरह से हम है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की। ये भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित, यानी हरित का मतलब होता है ग्रीन, हरित का मतलब होता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, भारत सरकार के द्वारा 2023 में चलाया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में इसे स्टार्ट किया गया था। क्या उद्देश्य था, इसे क्यों स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य था 2030 तक, इसका उद्देश्य था 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको उत्पादित किया जाएगा। आपको कितना हाइड्रोजन उत्पादन करना है ये टारगेट याद रखो न रखो, आप ये चीज याद रखना कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 2030 तक हमें वो 5 मिलियन टन है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअल आपको टारगेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कितना हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितनी एनर्जी है वो हमारी होनी चाहिए, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको ओनली फिगर पूछा जाएगा
कि भाई हमारा टारगेट क्या है, किस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और किस प्रकार से ये बेनिफिट होगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखो ना रखो, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंपल अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो आपका वो मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखने की जरूरत है। फिर क्या क्या अलग राज्यों ने अलग अलग टारगेट रखे हैं, दैट्स नॉट मैटर, बट वो डिफरेंट कर जाता है, वो सारी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहे हैं, वो कौन सा है, हाथी की गणना, मतलब जो एलिफेंट होता है उसकी नंबरिंग के बारे में बात चल रही है। अब हाथी को गिनना ही क्यों है, इस साल इस प्रकार के आर्टिकल आ जाता है, तो हमारा टारगेट है कि हाथी को हम गिनते ही क्यों, क्या कारण है। तो देखो गिनते ही यूं है कि अब ये भी इकोलॉजी में रह रहे हैं, इनके नंबर तो हमें पता होना चाहिए भाई कितने हैं, कितने एग्जिस्टेंस में, ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पता करते हैं भाई हाइड्रोजन कितने हमारे पास में आती है, ठीक है, इनकी नंबरिंग क्या है, इनकी संख्या बढ़ रही है कमी हो रही है, इन सब के बारे में एटलीस्ट हमें आइडिया होना ही चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं हाथी के बारे में। इसके लिए हाथी की गणना की गई है। अब गणना में क्या चीजें की जाती है, किस प्रकार से गणना की जाती है, इसके बारे में इस आर्टिकल में हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि गणना होती कैसे है। अगर गणना की मैं बात करूं कि हाथी की गणना कहाँ होती है, क्या होती है, सब चीजें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चर्चा में क्यों है, क्यों ये न्यूज में आया है, न्यूज के बारे में बात करता हूं। तो अगर हाथी की गणना की न्यूज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये न्यूज में इस वजह से आया है कि क्या हुआ है, अभी दक्षिण भारत में हाथी की गणना की जा रही है। 3 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, 3 दिवस का, यानी कि 3 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें दक्षिण भारत में कितने हाथी हैं उनकी गणना की जा रही है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो अब हम बात करेंगे ये क्यों की जाती है, हाथियों की गणना एक्चुअल में की क्यों जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास में एक डेटाबेस होना चाहिए, एक एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने हाथी है, कहाँ कहाँ से वो हाथी जा रहे हैं, उनका रूट क्या है, कौन से राज्य में ज्यादा हाथी है। इसका फायदा ये मिलता है कि अगर हमें एग्जैक्ट नंबर होगा तो हमें पता चलता कि यहाँ पे संख्या कम हो रही है तो हम उनको ट्रैक कर पाएंगे, उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमें पता चलता है कि इस रूट से होकर हाथी ज्यादा जा रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई रेलवे लाइन बीच में आ रही है तो उन्हें बचाया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है। इस वजह से हम हाथियों की गणना करते हैं। अलग अलग जानवर जैसे हम शेर की भी गणना करते हैं, टाइगर की भी, लॉयन की भी, ठीक है, अलग अलग एनिमल की हम गणना करते हैं। इसी प्रकार हम हाथी की भी गणना करते हैं। ठीक है, अभी चर्चा में इस वजह से कि कर्नाटक है वहां पर इसकी गणना की जा रही है। क्यों गणना करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक डेटाबेस होना चाहिए, इस वजह से गणना की जाती है। ठीक है, कौन गणना करता है, इसे कौन नियंत्रित करता है, तो अंतरराज्यीय समन्वय समिति, एक इंटर स्टेट एक समिति होती है, एक कमिटी होती है, उसके द्वारा ये गणना की जाती है। मतलब वो इसको रेगुलेट करती है और उसी के रेगुलेशन में ये गणना की जाती है, ये काउंटिंग की जाती है। कहाँ का की जा रही है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये जो इस प्रकार के राज्य है जहां पर हाथी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, वहां पर ये गणना की जा रही है। आपको ये चीज याद रहेगी कि गणना कहाँ की जा रही है, कहां पर किया जा रहा है और किस प्रकार से की जा रही है। अब विधि के बारे में बात कर ले। कई बार क्या होता है प्रीलिम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि हाथी को कैसे किया जाता है, गणना कैसे की जाती है, इसकी विधि ही पूछ ली जाती है। तो अगर बात करें विधि की किस प्रकार से हाथी की गणना की जाती है, तो एक तो ब्लॉक सैंपलिंग होती है, ब्लॉक सैंपलिंग। अब ये ब्लॉक सैंपलिंग क्या होती है, हाथी के सैंपल है वो उनको इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग जगह से हाथी के जो सैंपल्स होते हैं, उनके मल्स वगैरह होता है, मल वगैरह होता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और पता किया जाता है कि यहाँ पर कितने हाथी है वो रहते हैं। तो ये सैंपलिंग की जाती है, डायरेक्ट उनको जाके काउंट किया जाता है, उसके प्रकार से गणना की जाती है। फिर क्या होता है लाइन ट्रांसेक्ट अभ्यास। अब लाइन ट्रांसेक्ट अभ्यास क्या होता है, पहली होती है ब्लॉक सैंपलिंग होती है, दूसरा क्या होता है लाइन ट्रांसेक्ट अभ्यास। अब इसमें क्या होता है, लाइन ट्रांसेक्ट अभ्यास में क्या होता है, जंगल, अलग अलग जंगल होते हैं, उनको चूज किया जाता है। अब उनमें जो रास्ते होते हैं उन रास्तों से पता किया जाता है कि इस रास्ते से कितने हाथी गुजरे हैं, ये कोई रास्ता डिसाइड किया जाता है, उसमें से कितने हाथी गुजरे हैं उनका आकलन किया जाता है। बट इसमें दिक्कत ये रहती है कि कई बार उसी रास्ते से कोई नया हाथी आ जाता है, तो वो थोड़ी कि भाई जैसे कि ये कोई रास्ता है, यहाँ से 10 हाथी गुजर रहे हैं, ये कोई रास्ता है, यहाँ से भी 10 हाथी गुजर रहे हैं, तो 10 और 10 20 हो गए। बट क्या हुआ, कई बार ये हाथी यहाँ से चलने लग गए, तो यहाँ पे भी हमने 10 काउंट कर रखे, तो यहाँ पे 11 का, तो 21 हो जाएगी, बट रियल में ये 20 ही है। इस प्रकार की भी दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये याद रखना है हाथी की गणना किन किन विधियों से होती है, तो ब्लॉक सैंपलिंग से भी होता है, लाइन ट्रांजेक्ट जो होता है उसके माध्यम से होता है, वाटर हॉल क्या होता है, वाटर हॉल। अब वाटर हॉल से भी गणना की जाती है। क्या मतलब इसका,
जो भी जल होता है, जहाँ पे पानी पीने जाते हैं ना हाथी, वहां से भी इनकी गणना, वहां पे कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, कितने हाथी पानी पीने आ रहे हैं, उस प्रकार से भी इनकी गणना की जाती है। तो अलग अलग जो चीजें ये है, अलग अलग जो मेथड है उनका उपयोग किया जाता है हाथी की गणना करने के लिए। शेर की भी गणना इस प्रकार से अलग अलग मेथड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हाथी की गणना करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 में कितने हाथी थे? 27,000 एशियाई हाथी पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2017 में है वो 27,000 हाथी पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक है वो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कितने? 11,000 हाथी पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कितने? 11,000 हाथी पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी है वो साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब एक IUCN की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। IUCN क्या होता है? एक इंटरनेशनल संस्था है। ये जो भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, ये कितने संकट में है उसके अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग करती है, उनको इसके अकॉर्डिंग उसको एक लिस्ट में रखती है। IUCN क्या है? IUCN एक संस्था है। ये क्या करती है? जो स्पीसीज है वो कितने खतरे में है, उसके खतरे को देखते हुए उसको अलग अलग जगह पे रखती है। अगर कोई स्पीसीज ऐसी है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है तो उसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखती है। कोई नॉर्मल है तो उसे इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, इस प्रकार अलग अलग रखती है। बट हम बात करते हैं हाथी की, तो जो एशियाई हाथी है ये लुप्तप्राय मतलब वनरेबल कैटेगरी में आता है। अभी भी बिल्कुल खत्म होने की कैटेगरी, ठीक ठाक इसकी स्थिति है। और अफ्रीकी हाथी है वो भी वनरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब उसकी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी नहीं है, इंडेंजर्ड भी नहीं है, वो वनरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो एशियाई हाथी और अफ्रीका हाथी के बारे में ये इनकी कैटेगरी है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है चरक और सुश्रुत के बारे में है। क्या है? चरक हमारे ऋषि थे और जो सुश्रुत ऋषि थे इनकी प्रतिमा का अभी गोवा में अनावरण किया गया है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जी इनके द्वारा अनावरण किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है, चरक और सुश्रुत जी। अब हम बात कर लेते हैं चरक ऋषि के बारे में और सुश्रुत जी के बारे में। क्या आता है इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें चरक के बारे में, तो जो चरक है, हमारे आचार्य चरक है, वो 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में इनका जो जन्म हुआ था, 4 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इस दौरान इन्होंने अपनी जो भी विशेषताएं थी वो बताई थी। ये है ना ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने मेडिकल के फील्ड में, दवाइयों के फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी थी। तो ये है ना, इनको दवाइयों के लिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी थी। 4th सेंचुरी में थी। ये जो कुषाण सम्राट थे ना, कनिष्क, उनके दरबार में रहते थे। जो कनिष्क थे उनके दरबारी थे। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में कि जो हमारे चरक ऋषि हैं वो कौन सी सेंचुरी में थे? 4th सेंचुरी में थे। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन सी सेंचुरी में थे। तो 4वीं शताब्दी में थे। किसके दरबारी थे? तो कनिष्क में। किसके कार्यकाल में थे? कनिष्क के कार्यकाल में थे। ठीक है, आप याद रखना कि चरक है वो कनिष्क के कार्यकाल में थे, 4th सेंचुरी में थे। क्या थे ये? चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। याद रखना, जो हमारे चरक ऋषि है वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने चरक संहिता में अलग अलग आयुर्वेदिक विद्याओं के बारे में बताया है। चरक संहिता एक किसकी है? चरक संहिता है वो चरक ऋषि की है। और ये कनिष्क के दरबारी थे, 4th सेंचुरी में थे। ये एक चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। इन्होंने किस किस विषय में बात बताई है? शरीर विज्ञान के बारे में बताया है, खनिज चिकित्सा, औषधि, शल्य चिकित्सा, यानी कि सर्जरी किस प्रकार से होती है, इन सब बातों के बारे में इन्होंने बताया है। साथ ही साथ में ये जो सुश्रुत थे इसके बारे में, इनके बारे में बात करें तो ये है वो 600 ईसा पूर्व थे, मतलब ये इनके बाद में आए हैं। जब बात करते हैं ईसा जो पैगंबर साहब की, इनके आसपास में ये रहा था। ये कहाँ पे थे? ये काशी में थे। इन्होंने भी सर्जरी होती है ना, सर्जरी का इनको जनक माना जाता है। ऋषि जो सुश्रुत थे उनको सर्जरी का जनक माना जाता है। आज जो हम सर्जरी कर रहे हैं इनका जनक है वो ऋषि सुश्रुत को माना जाता है। उस टाइम में ये सर्जरी कर लेते थे। इनका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? सुश्रुत संहिता में। एक किताब है, एक संहिता है, ठीक है, जिसमें सुश्रुत संहिता के नाम से, इसमें सुश्रुत ऋषि के बारे में वर्णन दिया गया है कि ये शल्य चिकित्सक थे, यानी कि सर्जरी करते थे। और भी जहर वगैरह होते हैं उनके बारे में इनके पास में जानकारी थी। बाल चिकित्सा इसके बारे में जानकारी थी। तो काफी विस्तृत जानकारियां इनके पास में उपलब्ध थी। क्या क्या उपलब्धियां हैं? इन्होंने नाक के कैसे ठीक किया जाता है ये बीमारी के बारे में बताया था। मधुमेह मतलब डायबिटीज थी, इनके बारे में इन्होंने बताया था। चूहों से कैसे बीमारी प्लेग फैलती इसके बारे में बताया था। मलेरिया के कारण मच्छर फैलता है इसके बारे में बताया था। तो हम बात करते हैं ना कि भाई आज हमने ये जानकारी प्राप्त की है, आज हमने ये किया है, ये हम बात कर रहे हैं आज से 1400 साल पहले की। तो तब देखो, तब वहां पे ये सारी चीजें हो रही थी, तब इस प्रकार से चीजें हो रही थी कि मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है, ये उस टाइम में बताया जा रहा है। हम आज तक हम मलेरिया को ठीक नहीं किया कर पा रहे हैं।
ये आज से 1400 साल पहले ये सारी बातें बता चुके हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि कितनी वो एडवांसमेंट थी। कहते हैं भारत बहुत पीछे था, भाई साहब पीछे नहीं था, बहुत ही ज्यादा एडवांस था, क्योंकि इतने एडवांस लेवल पे हमें पता था। प्लेग है वो चूहों के कारण फैलता है, उस टाइम सर्जरी के बारे में नॉलेज था, तो बहुत एडवांस नॉलेज था। तो ये ऋषि चरक के बारे में है, साथ ही साथ में सुश्रुत के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई साहब ये कहाँ है, कौन थे ये, इन्होंने क्या चीज की थी, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगी तो क्या आप क्वेश्चन पूछ सकती है कि सुश्रुत है वो किसके समकालीन थे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरक है वो किसके समकालीन थे, कौन सी शताब्दी में थे, किसके बारे में जानकारी दी थी, ये थोड़ी बहुत इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसको लेके होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किसके बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल में जाने से पहले 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूं। हमारा आर्टिकल है वो गूगल की एआई मेट्रोसी का हॉल मॉडल के बारे में। क्या है ये आर्टिकल, देखो वैसे तो कुछ है नहीं, नए नए एआई आते रहते हैं, सबको तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको सिंपल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गूगल ने एक नया एआई लेके आया जिसका नाम क्या है, मेट्रियोस का डॉल मॉडल। क्या होता है, एक डॉल है उसके समान मॉडल है। ठीक है, तो ये उसको लेके है कि गूगल ने एक नया एआई लेके आया। अभी गूगल का जो नया एआई का मॉडल है, गूगल का नया न्यू एआई का मॉडल है, गूगल एक नया एआई का मॉडल लेके आई है। क्या काम कर रहा है ये एआई का मॉडल है, ये डॉल बेस्ड है। मतलब क्या होता है इसमें, गूगल के अभी कितने लेयर का एआई है, गूगल के पास में अभी 3 लेयर का एआई है। देखो ये बहुत डिटेल में इसकी मत जाना, ये रॉकेट साइंस बना रखा है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी गूगल के कौन से एआई है या फिर किस प्रकार से चीजें चलती है। ठीक है, इनके कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है, कौन कौन सा इंटरफेस है, कैसे वीडियो जनरेट करते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ये को 3 लेयर है, कोर है, ये सारी चीजें मत पढ़ना, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। अगर यूपीएससी पूछेगा तो वो नॉर्मल चीजें पूछेगा, अगर वो डेप्थ में पूछने लग भी गए ना तो आपको वैसे भी पता नहीं होना चाहिए। अगर इतना डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कि डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, जेमिनी का किस प्रकार से यूज किया है, तो इतनी डिटेल में आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा। मैंने ये आर्टिकल इसी वजह से यहाँ पे रखा है कि भाई बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश ना करूं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भारत मालदीव के बारे में, आईआर का है। इसके बारे में अगर आप प्रीलिम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको मालदीव की लोकेशन पता होनी चाहिए, जो कि भारत के नीचे पड़ता है। प्रीलिम में इतना ही पूछा जा सकता है, प्रीलिम में ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, मेंस के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मेंस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपको बस सिंपल सी पता चीज होनी चाहिए कि भाई क्या चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, इतनी आइडिया आपको होना चाहिए। तो क्या हुआ है, भारत अभी मालदीव के मध्य एक समझौता हुआ है, एक आर्थिक सुरक्षा के और समुद्री सुरक्षा के तहत एक समझौता हुआ है। भारत का एक अपना है ना एक टारगेट है कि एक हमारा सागर प्रोजेक्ट है। सागर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमारे समुद्र में जो भी देश है, जैसे कि मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है, फिर साउथ ईस्ट के कुछ देश हैं, फिर अफ्रीका के कुछ देश हैं, उनके साथ में हम समझौता बढ़ाएंगे, उनके साथ में साझेदारी बढ़ाई देंगे। इसी के तहत ये जो हमारा सागर प्रोजेक्ट है, इसी के तहत हम मालदीव के साथ में समुद्री सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हम एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है ताकि इंडियन ओशियन रीजन है, जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। इसके लिए हमने ये सागर प्रोजेक्ट लेके आए थे और इसी के तहत अभी है वो मालदीव के साथ में ये समझौता कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी नहीं रखी है, सिंपल सा है, आपको मालदीव की लोकेशन पता होनी चाहिए और सागर प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। इंडियन ओशियन रीजन में हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो भूमिका है वो हम कम करना चाहते हैं, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो हम कम करना चाहते हैं। इस वजह से इस प्रकार के हमें वो प्रोजेक्ट चलाए रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है, वो है किलाउ ज्वालामुखी बारे में। ये एक हवाई आइलैंड है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पर है, हवाई द्वीप आपको पता होगा कि अमेरिका का एक द्वीप है, ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्रशांत महासागर, वहां पर एक हवाई द्वीप पड़ता है, वहां पर एक ज्वालामुखी देखने को मिलती है, किलाउ ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये किलाउ ज्वालामुखी कहां पर है, हवाई आइलैंड में। आपको पता होना चाहिए कि ये आइलैंड कहां पर है, आपको सिंपल पता होना चाहिए किलाउ आइलैंड कहां पर है, किलाउ ज्वालामुखी कहां है, हवाई आइलैंड कहां पर है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल पता होना चाहिए कि ये द्वीप कहां पर है, ये ज्वालामुखी किस प्रकार की, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप इसका आंसर है वो दे पाओगे। ठीक है, बहुत डिटेल में जी मैपिंग है, मैपिंग के लिए आप थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हवाई आइलैंड का है। और बात करें वोल्केनो की, ये जो वोल्केनो जो अभी हवाई आइलैंड में देखने को मिला है, ये सिल्ट टाइप का वोल्केनो। सिल्ट कैसे, इस प्रकार का वोल्केनो, यहाँ पे ये देखो
ऐसी परत बनी हुई है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, इस प्रकार से एक शिल्ड बना हुआ है, ढाल के आकार का वोल्केनो देखने को मिलता है। यहाँ पर शंकु के आकार की चोटियां देखने को मिलती है, यानी कि कोलोनिकल पीक देखने को मिलती है। तो बहुत छोटी छोटी डिटेल दे रखी है। ये ज्योग्राफी में वैसे हम देखते तो इतनी बारीक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ पर ये पता होना चाहिए, हवाई आइलैंड है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, जो कि पैसिफिक ओशियन में अमेरिका का एक पार्ट है। इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र का हमारा जो आर्टिकल इसके बारे में अभी क्या हुआ है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, इनके तटों पर लहर देखने को मिल रही है, हाई वेव्स देखने को मिल रही है। ये जो 4 राज्य है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, इनके जो तट होते हैं, इनके जो कोस्ट होते हैं, वहां पर लहरें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बड़ी लहर देखने को मिल रही है। इस वजह से है वो चर्चा में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। अब ये जो महासागर सूचना केंद्र है INCOIS है, ये क्या करता है, तो ये जो सूचना केंद्र, आप यहाँ पे मतलब समझो, भारतीय राष्ट्रीय इसको छोड़ो, महासागर सूचना केंद्र मतलब महासागरों के बारे में सूचना देने का काम करता है, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अगर कोई भी महासागर है, वहां पर कोई भी बाढ़ आने वाली हो, बाढ़ इन द सेंस कि लहरें उठने वाली हो, वहां पे तरंग उठने वाली हो, ठीक है, सुनामी आने वाली हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो, ये जो है हमारा महासागर सूचना केंद्र है, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि महासागर सूचना केंद्र है क्या। महासागर सूचना केंद्र है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। महासागर सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1999 में, 1999 में हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि महासागर सूचना केंद्र है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो महासागर सूचना केंद्र है वो पृथ्वी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पृथ्वी और विज्ञान मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो है ये एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो किसी के कहने में काम नहीं करेगी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक स्वायत्त निकाय है। कहां पर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। 1999 में स्थापित की गई थी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हेडक्वार्टर कहां पर इसका, हैदराबाद में है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसका हिस्सा है ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक हिस्से के रूप में काम करता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही सूचना देना। किसके बारे में सूचना देना, अगर महासागरों में कोई भी वो फ्लड देखने को मिल रही है या फिर हैवी टाइड देखने को मिल रही है, ठीक है, सुनामी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ताकि जान माल का नुकसान बहुत कम हो या न के बराबर हो। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, किसके बारे में, राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में याद रहेगी, ठीक है जी। और कौन कौन सी यहाँ पे सेवाएं दी जाती है, यहाँ पे जो मत्स्य पालन होता है उसके बारे में सलाह दी जाती है, किस प्रकार से मत्स्य क्षेत्र को किया जाता है, क्या उसकी हेल्प की जा सकती है। सुनामी के बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाता है कि सुनामी आने वाली, उसके बारे में पहले से चेतावनी देने का कार्य करता है। पूर्वानुमान बताता है, महासागर की स्थिति के बारे में बताता है, कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताता है। कोरल होता है, कोरल क्या होता है, आप समुद्र में देखा होगा, हरे अलग अलग कलर वाले जो आपको देखने को मिलते हैं, कोरल, उसे कोरल कहा जाता है, ठीक है। एक ब्लीचिंग होती है, कोरल जीव होता है, उसके कारण ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कोरल के बारे में, तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट है हमारा पर्शियन ये खाड़ी के बारे में, यदि गल्फ ऑफ पर्शियन के बारे में। तो ये क्या है, क्यों है चर्चा में, क्यों है, अभी क्या हुआ था, जो पर्शियन खाड़ी है, मतलब पर्शियन जो गल्फ है, उसके आसपास के देश हैं, वो उसके नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि ये पर्शियन गल्फ है, इनका नाम बदल के अरबियन खाड़ी कर दिया जाए, बे ऑफ अरबिया कर दिया जाए। बट जो यूएस है, अमेरिका है, इसने विरोध किया कि भाई इसका नाम है वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया, इसको लेके ये चर्चा में है। बात करिए पर्शियन खाड़ी है कहाँ पर, यहाँ पे आपको देखोगे अफ्रीका है, ऊपर यहाँ पे ईरान आता है, तो यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया वगैरह है ना, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है। मैं आपको एक इमेज से दिखा दूँ, 1 मिनट आप रुकना, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखा देता हूँ। इमेज के माध्यम से आपको पर्शियन गल्फ की लोकेशन दिखा, ये यहाँ पे देखो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात है,
सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ये ओमान आता है, ये देखो ये ओमान का है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान बनी हुई है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये पूरी पूरी लोकेशन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, किन दो जो लैंड मास है उनको सेपरेट अलग अलग करता है, ठीक है, कौन दो लैंड मास है, कौन को जमीन के टुकड़े हैं उनको अलग करता है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई को अलग कर रहा है, या नीचे ओमान आ जाता है, यहाँ पे ओमान आ रहा है, इसको अलग कर रहा है। जोड़ता किस किस को है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। बस बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या है चीजें इतनी आपको पता होनी चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। आगे एक दो आर्टिकल है, बस उसमें लोकेशन आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये नेप्स क्या होता है, ये स्कीम है 2016 में शुरू की गई थी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं और ज़्यादा काम की है भी नहीं। ये मोजाम्बिक के बारे में, मोजाम्बिक की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये रहा मोजाम्बिक, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।